नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी होगा आने वाली आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम है जो कि 20 अगस्त 2023 को होना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सीडीपी से संबंधित 30 मोस्ट IMP क्वेश्चन। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन और नोट्स के लिए आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर के आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सीटेट की तैयारी के लिए रामबाण PDF देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर 800 प्रश्न थ्योरी के साथ में फुल डिटेल के साथ में प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक महत्वपूर्ण हुए हैं वो सब कुछ कंप्लीट आपको उसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे ही बेहतरीन टेस्ट जो है वो भी आप यहाँ पर जा कर के लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट यहाँ पर फ्री मिलेंगे और कुछ यहाँ पर पेड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे भी डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आइए बातें हैं मेन प्रश्न की ओर। हमारा मुख्य प्रश्न जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना हमें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है। तो देखिए, प्रश्न जैसा हमसे पूछी जाए, जिस मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछी जाए, तो उनकी विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें उत्तर को यहाँ पर ढूंढना होगा। संतुलन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, मानसिक प्रारूपों या स्कीमास का समायोजन है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना होता है वो एक सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अधिगम के द्वारा होता है। तो दूसरा विकल्प बन जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। बिल्कुल ये भी प्रश्न उन्हीं के अनुसार है और उन्हीं के सिद्धांत को ध्यान में रख करके हमें यहाँ बच्चों का आकलन जो है वो किस प्रकार से करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम सहयोगी प्रोजेक्ट है, मानकीकृत परीक्षण है, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न है, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम सहयोगी जो प्रोजेक्ट है इस विधि को वरीयता देंगे, क्योंकि सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है बच्चों को आपसी सहयोग के माध्यम से सीखना, आपसी सामंजस्य के माध्यम से सीखना। तो इस प्रकार से सीखना जो होता है वो सामाजिक अधिगम के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम सामाजिक अन्योन्य क्रिया के माध्यम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो बाल विकास के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संवेदनशील अवधि होती है जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो वो अवधि हमारी जो होती है वो कहलाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्गे के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो लॉरेंस कोलबर्गे के प्रस्तावित नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें से एक अवस्था को यहाँ पर हमें पहचानना है। प्रसुप्ति अवस्था है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहा है कि जो नहीं है वो हमें इसमें दिखाना है। तो जो नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीधा सीधा, क्योंकि कंठस्थीकरण स्मरण आ गया। कंठस्थीकरण मतलब वही रटने वाली बात है। तो यहाँ पर ये अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो होता है वो एक सक्रिय और एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से हम कई रूपों में हमारे समाज से, हमारे आसपास के लोगों से भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं, या फिर निश्चिंत हो जाते हैं
और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। और फोर्थ है विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो देखिए, जब शिक्षक को अपने विद्यार्थी की योग्यताओं के बारे में जब सकारात्मक रूप से विश्वास होगा तो निश्चित रूप से वे विद्यार्थी जो होंगे वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहेंगे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यहाँ पर ये जो विचारधारा है किस प्रकार की विचारधारा है, तो देखिए, जब जहाँ पर सभी बच्चों को एक समान रूप से एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तो वहाँ पर शिक्षा विचारधारा बन जाती है समावेशी। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की ही विचारधारा है और दूसरा विकल्प ही यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर है हार्वर्ड गार्डनर, एल थार्नडाइक, अल्फ्रेड बिने या फिर जेपी गिलफोर्ड। तो बहुबुद्धि से सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा की यदि हम बात करें तो ये निम्नलिखित में से कौन से कथन से यहाँ पर संबंधित रहेगी? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, या फिर अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। फोर्थ है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से कौन से कथन से संबंधित होगी? तो ये यहाँ पर रहेगी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित यहाँ पर रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस गलत कथन को जिस के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। जिन बालकों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। दूसरा है बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। और थर्ड है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। फोर्थ है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया। तो देखिए, यहाँ पर गलत कथन की बात करें तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है, 5 में नहीं किया है। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न आता है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, जब हम किसी भी चीज़ों को, खिलौने को या घरेलू सामग्री आदि को हम लिंग के साथ संबंधित करते हैं, जैसे कि ये ऐसे कपड़े तो लड़कियां पहनती है, ऐसे कपड़े लड़के पहनते हैं, ऐसे खिलौने से लड़कियां खेलती हैं, तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से जब हम उनको लिंग के साथ संबंधित करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं या बातें होती है, ये जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विकसित जेंडर पहचान या जेंडर सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें होती है ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाती है, इनको ये प्रदर्शित करती है, और दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं एवं महत्व देते हैं। दूसरा है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। और फोर्थ है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए, अनदेखी करना शिक्षक का कार्य नहीं होता है। एक शिक्षक का कार्य जो होता है, वो कर्तव्य जो होता है वो ये होता है कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और उन्हें महत्व देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर होगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें सामाजिक मूल्य की, सहायतापरक व्यवहार है, प्राथमिक लक्ष्य है, मूल प्रवृत्ति है, आक्रामकता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएगा सहायतापरक व्यवहार। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक जो हैं भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव हैं, बिने हैं, चॉम्स्की है या फिर मॉस्लो? तो यहाँ पर बात करें चॉम्स्की जो हैं ये भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक रहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला हमारा प्रश्न आता है, बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता। तो बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होती है वो हम जानते हैं कि बच्चे प्रतिभाशाली कब हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं
बच्चों के अंदर प्रतिभाशालिता जो होती है वो एक उनकी मेहनत भी होती है, साथ ही साथ आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की जो अंतर क्रिया होती है उसके कारण भी होती है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा गया है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण उत्पन्न होता है या सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है या समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में जो कहा है वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन, पाठ या ढांचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बच्चों को आवश्यकता लगे वहाँ पर उसे थोड़ा संकेत देना, हिंट देना, ये एक उदाहरण होता है पाठ या ढांचे का। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। संज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पर है ग्रहण की गई सूचनाओं का रूपांतरण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और ये सभी। तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर फोर्थ विकल्प, ये सभी। आगे चलते हैं, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण न्यून अवधान विकार है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह या पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पठन वैफल्य एक पढ़ने से संबंधित दोष होता है और यहाँ बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता मतलब थोड़ा सा पठन संबंधित विकार है तो कहीं ना कहीं उसके पढ़ने में दोष उत्पन्न होगा। तो थर्ड विकल्प होगा यहाँ पर उत्तर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो यहाँ पर किस प्रकार से वो प्रोत्साहित कर सकती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उसी पर आधारित विचार मंथन करने पर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला हमारा प्रश्न आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से और इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य की बात करें, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ पर बच्चों में गणित के माध्यम से जो तार्किक चिंतन होता है उसका विकास होता है तथा समस्या समाधान की योग्यता भी बच्चों में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है नीचे लिखी हुई सदीक के सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जो है क्या वो परस्पर संबंधित नहीं है? संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञान और संवेग जो है वो परस्पर आपस में संबंधित होते हैं और दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जो थी ये कहाँ के निवासी थे? तो यहाँ पर हैं जापान, रूस, फ्रांस या फिर चीन के। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, रूस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर पूछा जाता है। जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को एक सक्रिय जिज्ञासु और जो मनोवैज्ञानिक के रूप में देखने के लिए यहाँ पर जो महत्व दिया था वो महत्व देने वाले जो थे वो थे लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का एक उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिक एजेंसी परिवार एवं पास पड़ोस से, विद्यालय एवं मीडिया है, परिवार एवं मीडिया है, मीडिया एवं पास पड़ोस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय एवं मीडिया जो होते हैं ये हमारे सामाजिकरण के लिए द्वितीयक एजेंसी के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आता है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। कोलबर्ग का सिद्धांत बालक रिक्त स्थान के विकास की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखना है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है एक बालक के रिक्त स्थान के विकास की व्याख्या करता है, अनैतिक, नैतिक, अनैतिक और नैतिक, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो बालक के नैतिक विकास की व्याख्या यहाँ पर करेगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक गतिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो यहाँ पर उत्तर होगा अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए, इसका विकास यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आता है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं और यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा रखा गया। तो ये विचार रखने वाले कौन थे? पावलोव है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या कोलबर्ग। तो यहाँ पर ये जो उत्तर होगा हमारा ये होगा जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर ये थे हमारे आज के बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नए अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।